हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट की आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 28 और 29 अक्टूबर। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका पेट का पूरा एक चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए जाएंगे और पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपके कराए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पूरे पेट सिलेबस में एक हिंदी का टॉपिक आता है। इसमें हिंदी का टॉपिक आता है जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे क्या, संधि। संधि के बारे में हम बेसिक से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, और इसके साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे। और भी एग्जाम में जो आपका वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो भी आपके संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, लगभग आपके संधि के 100 प्रश्न हैं। कितने? 100 प्रश्न हैं। आज हम 20 प्रश्न देखेंगे, कंसेप्चुअल के साथ साथ 20 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम फिर अगले सेशन में बाकी के प्रश्नों को दो पार्ट में देख लेंगे। यानी संधि का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 3 पार्ट में, 3 वीडियो आएगा, 3 पार्ट में आएगा। तो उसको आप लोग देखिएगा। और बाकी के जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सभी आपके वीडियोज आएंगे। सभी पे कंसेप्चुअल के साथ साथ आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है। और बाकी बाद में फिर एक साथ ओवरऑल प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो बने रहिए। और ये वीडियो आपका डेली अपलोड होता रहेगा, तो डेली देखिए। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, संधि से। और संधि का जो परिभाषा है वो हमें देखना है। क्या? संधि का परिभाषा। अब संधि क्या होता है आप बताइए, सोचिए। संधि क्या है? जोड़। क्या होता है? जब भी कोई युद्ध होता है आप देखते हो तो संधि भी होती है। तो संधि क्या है? एक सुलह। तो वही यहां पे भी हो रहा है कि दो वर्ड, कोई भी दो वर्णों का जो आपस में परस्पर मेल कराया जा रहा है, फिर उससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो संधि कहलाता है। वो एक जो प्रक्रिया है वो संधि कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब संधि के भी 3 प्रकार होते हैं, आपको सभी पता है। बताइए फटाफट। बिल्कुल सही। चलिए नोट कर लेते हैं। संधि के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है व्यंजन। स्वर भी तो होते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन भी होते हैं। अब बोलोगे तीसरा कौन सा होता है, तो आप सभी जानते हैं, मैंने बता दिया अभी, विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वर में स्वरों का मेल होता है। इसमें कहीं भी व्यंजन नहीं आएगा, कहीं भी विसर्ग नहीं आएगा, स्वरों का ही मेल होगा, तो स्वर संधि कहलाएगा। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा। विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन का अगर मेल होता है तो वहां पर क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आधार जो है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। और स्वर संधि के भी भेद होते हैं, आपको बताना है। पहला क्या होता है? दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा होता है? गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि। और पांचवा लास्ट अयादि संधि। तो ये आपके 5 स्वर संधि के प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में हम उदाहरण सहित देखेंगे। और व्यंजन के जो रूल्स रेगुलेशन है, यानी नियम है कि किस आधार पर व्यंजन जो है, व्यंजन संधि का निर्माण होता है, आखिर तो जो है अपने तीसरे वर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अनुनासिक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। और विसर्ग में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको भी देखेंगे कि कैसे आ का अपने आप, अह का जो विसर्ग अपने आप ओ में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। इन सब के बारे में हम देखेंगे। कहीं कहीं विलुप्त भी हो जाता है, कहीं कहीं जो जिससे जोड़ रहे हैं वो डबल बार आ जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है ना। उन सब के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए फिर स्वर संधि से हम शुरुआत करते हैं आपके किससे? स्वर संधि के दीर्घ वाले टॉपिक से। ठीक है। उदाहरण के साथ देखेंगे। तो देखिए यहां पर दीर्घ संधि, किसके बारे में बात कर रहे हैं? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का मतलब ही समझिए, कि शब्द से ही मतलब समझिए कि वो दीर्घ हो जा रहा है, यानी दीर्घ स्वर। जो दीर्घ वाले ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, तो जो दीर्घ स्वर वाले हैं वही हमेशा आएंगे। कोई भी जोड़ लो, ह्रस्व स्वर जोड़ लो, ह्रस्व स्वर जोड़ लो, दीर्घ आएगा। ठीक है। ह्रस्व जोड़ लो और दीर्घ जोड़ लो, तब भी दीर्घ आएगा। यानी कहने का मतलब है हमारा, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये 3 जो हमारे हैं ये आने वाले हैं। इनका अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारे क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। अब उदाहरण देख लेते हैं। धर्म, अ प्लस अ मिलके क्या हो गया? आ, धर्मार्थ। ठीक है। देख पा रहे हो ना आप? अ प्लस
प्लस अ मिलके क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। वही हमने बात की कि हमेशा दीर्घ आना चाहिए। कुश प्लस आसन, अब अ प्लस आ मिलके क्या हो गया, सा, यानी कुशासन, आ शब्द आ रहा है। अति प्लस ईव, अतीव, है ना, दीर्घ ई आ रहा है यहाँ पर देखो, ह्रस्व ई और प्लस ह्रस्व ई क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई रहेगा तब भी दीर्घ ई बनेगा। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई या दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई या दोनों दीर्घ ई या दोनों ह्रस्व ई क्या हमेशा बनेगा, दीर्घ ई हमेशा बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कपिधन ईस, कपीस यहाँ देखो ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है तो क्या बना, दीर्घ ई बना ना। उसी प्रकार गुरु उपदेश, गुरुपदेश, स्वयंभू उदय, स्वयंभूदय, यहाँ पे भी क्या है, दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, तब भी दीर्घ ऊ ही बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेम से कनेक्ट करना है ना, हमेशा सेम से कनेक्ट करना है। इसमें समान स्वरों का इसमें हमें मेल कराना है, उससे संबंधित अ दीर्घ ई, दीर्घ ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ऊ, दीर्घ ऊ, इनका हमें मिलन कराना है। तो दीर्घ आ और दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बनेगा। तीन चीज ध्यान रखना है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ये हमारे दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ए भी आता है, ओ भी आता है दीर्घ संधि के अंतर्गत, लेकिन अभी हमें यहाँ पे केवल तीन को फोकस करना है क्योंकि ये दीर्घ संधि के अंतर्गत मेन बेसिक रूप से आता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब एक देख लिया हमने, अब बारी है हमारी गुण संधि की। अब गुण संधि के अंतर्गत क्या है, इसकी गुणता क्या है, क्या है हमारा, ए ओ अर। अब ए कैसे आया, ए ऐसे आया, आ प्लस ई दीर्घ ई को जब हम जोड़ेंगे तो ए बनेगा। आ के साथ अगर ऊ दीर्घ ऊ जोड़ते हैं तो ओ बनेगा। आ के साथ अगर री जोड़ते हैं तो अर बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इसको उदाहरण के रूप में कैसे देखेंगे, देखो नर प्लस इंद्र। अब देखो नर में क्या है, स्वर अ है और इंद्र में क्या है, ई है। आपको कुछ दिख रहा है, अ प्लस ई, अ प्लस ई क्या बन रहा है, अय बन रहा है। तो अय बन रहा है यहां पर, तो अय का मतलब क्या हो गया, अय का मतलब नरेंद्र हो गया यहां पर, है ना। अय जब बना तो नरेंद्र में देखो अय शब्द आ रहा है। तो उसी प्रकार ये उदाहरण, ये अगर कहीं नरेंद्र लिखा हुआ है फिर पूछा किस संधि का उदाहरण है, आपको तुरंत देखना अय शब्द आ रहा है, नर धन इंद्र होगा और यहाँ पर अय में कन्वर्ट हो जाएगा अ प्लस ई, क्या हो जाएगा हमारा, गुण संधि हो जाएगा। अ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ प्लस अर री क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यानी क्या हो गया, अय औ ए ओ अर, ये हमारा गुण संधि में आ जाएगा। यानी किसी की गुणता है ए ओ अर, ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, आपका अपना तरीका होगा याद करने का। ठीक है, बाकी और भी उदाहरण है आप समझ सकते हैं। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर अय शब्द आ रहा है। महा प्लस इंद्र, महेंद्र अय आ रहा है। रमा प्लस ईश, रमेश अय आ रहा है। सूर्य प्लस उदय, ओ आ रहा है, देखो यहाँ पर सूर्योदय। ठीक है, अ प्लस आ के साथ ऊ जुड़ रहा है ना तो ओ आ जा रहा है। जल प्लस ऊर्मी, अब देखो ऊ यहाँ पे जुड़ा तो ओ आ जाएगा, जलोर्मी। महाधन उत्सव, अब महोत्सव, यहाँ पे भी ओ आ जाएगा। महाधन उष्मा, महोष्मा, ओ आ जाएगा। देवधन ऋषि, अब री के साथ जुड़ रहा है तो अर आ जाएगा, देवर्षि, अरसी, अर आ रहा है ना शब्द। सप्त ऋषि, सप्तर्षि। महाधन ऋषि, महर्षि। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस में आते रहते हैं। महर्षि, महाधन ऋषि तो बहुत बार पूछ चुका है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, यूपीएसआई और वीडियो लेखपाल बहुत सब में पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सप्तऋषि जहाँ जहाँ आपके हिंदी के आते हैं, टीजीटी पीजीटी जो भी है, सप्त और ऋषि, सप्तर्षि, देवधन ऋषि, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है ना। और आपका एक और ध्यान रखना, ये महाधन इंद्र, ये भी बहुत पूछा करता है, ये भी पता होगा आपको, है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया दीर्घ संधि और गुण संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है वृद्धि संधि। ठीक है, अब ये वृद्धि क्या है, तो वृद्धि में देखो जो दीर्घ में छूट गए है ना, तो उनमें दो वृद्धि में ले लो, अय और औ। क्या, अय और औ, इन दोनों को वृद्धि में ले लो। अब अय शब्द कैसे बना, आ के साथ अगर अय दीर्घ अय ह्रस्व अय जोड़ोगे तो दीर्घ अय बनेगा। आ के साथ ओ औ जोड़ोगे तो हमेशा औ बनेगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक 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 होता है। अब देखो क में अ है यहाँ पर, अब प्लस यहाँ पर अय है, तो अब ये अ प्लस अय हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ अय बनेगा। दीर्घ अय बनेगा तो देखिए यहाँ पर एक का एक में का, ये जो क्या है दीर्घ संधि है ना, दीर्घ यहाँ पर है अय, तो इसलिए एकाएक हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये वृद्धि संधि हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। मद्धन ऐक्य, मतैक्य, सदाधन अय सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, जलधन ओध जलौध, परम धन औषध परमौषध, महाधन ओजस्वी, औ शब्द आ रहा है देखो यहाँ पर, ओजस्वी महोजस्वी, ओ शब्द है ना ओ, और आ प्लस ओ औ हो जाएगा। महाधन औषध, अब देखो औ शब्द भी आ गया,
आ भी आ गया, आ प्लस औ क्या हो गया, महोसद। ठीक है, सिंपल सा हमें बेसिक कंसेप्ट याद करके चलना है। नेक्स्ट आ जाइए, ये अगला क्या है हमारा, यड़ संधि। अब यड़ संधि में देखेंगे कि ये क्या होता है, य व र प्लस मात्रा, यानी जो असमान स्वर है उसकी मात्रा, यानी ई और दीर्घ ई के साथ असमान स्वर कोई आता है तो वहां पर यह हो जाएगा, और ऊ और दीर्घ ऊ के साथ कोई असमान स्वर आता है तो वह हो जाएगा, और आपका री के साथ कोई असमान स्वर आता है तो र हो जाएगा, प्लस इस असमान स्वर की मात्रा को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन अल्प, अत्यल्प। अब आप देख रहे हो यहां पर अति में क्या है, अति में ह्रस्व ई है और प्लस असमान स्वर है, तो क्या हो जाएगा, ई प्लस असमान यह। अब यह देखो यहां पर आ गया, सिंपल सा। इति धन आदि, यह आ गया, इत्यादि। अति धन उत्तम, अति उत्तम, यहां पे भी यह है। नी धन उन, अब न्यून। नारी धन उचित, नारी उचित। प्रतिधन एक, प्रत्येक। अतिधन ओज, अत्योज। सुधन अल्प, स्वल्प। अब देखो यहां पर क्या है, ऊ है, ऊ प्लस अ मिलके क्या बन रहा है, व बन रहा है। ऊ प्लस अ असमान स्वर मिलके व बन रहा है, स्वल्प। सुधनागत, स्वागत। अनुधन इत, अन्वित। अनुधन एषण, अन्वेषण। पितृधन अनुमति, पितृनुमति। यहां पर यह केवल स्वरों का खेल है, मात्राओं का खेल है, जो आपको देखने की आवश्यकता है। अगला क्या है हमारा, लास्ट अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होता है, इसमें अय, आय, अब, आव, ये चीज का खेल है। यानी अय, अय के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, आय, अय हो जाएगा। दीर्घ अय के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो वहीं पर आय हो जाएगा। ठीक है, ओ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो अव, और औ के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो आव हो जाएगा। तो वही देखना हमें, से धन अन, सयन। अब देखो अय, अय यहां पर आया है, क्या आया है, अय। क्यों आया है अय, ये वाला अय, से में अय आता है और प्लस असमान स्वर हो रहा है तो हमारा अय आ जाएगा। नए धन एक, नायक। अब आय क्यों आया, क्योंकि यहां पर देखो क्या है, दीर्घ अय है, और दीर्घ अय का कोई भी असमान स्वर के साथ ऐड करेंगे तो आय आएगा, तो नायक। भोधन अन, भवन। पौधन अक, पावक। नौधन इक, नाविक। भौधन उक, भावुक। तो ये हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट स्वर के बारे में आपने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। किसमें, व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। तो व्यंजन संधि के बारे में बात करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है, यानी नियम है, जिनके हिसाब से वो संधि आपस में बनते हैं, वर्ड आपस में जुड़ते हैं, परिवर्तित होते हैं। कई सारे प्रकार हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए फिर नियम नंबर पहले से आपका शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 क्या बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। ठीक है, क च ट त प स्वर के साथ, चौथे वर्ड के साथ और अंतस्थ व्यंजन के साथ अगर मेल होता है तो क ग च ज ट ड में, त द में, यानी प, यानी ये तो तीसरे वर्ड में अपने कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दिक धन अंत। अब देखो क के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो स्वर आ रहा है ना, तो दिंगत, दिंगत हो जाएगा। ठीक है, वाक धन ईस, वागीस। जगत धन अम्बा, जगदम्बा। वाक धन दत्ता, वागदत्ता। तो इस प्रकार जो है हमारा ये पहला नियम है कि कोई भी स्वर, चौथा वर्ड या अंतस्थ व्यंजन आता है क च ट त प के बाद, इनका मेल अगर चौथे स्वर और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ठीक है, और ये फिर अपना अगर इनसे मेल होता है तो ये अपने तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, यानी क का किसमें हो जाएगा, अंगा में हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, अनुनासिक जिसे हम बोलते हैं, अनुनासिक वर्ड से होने पर यह अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाएगा। जैसे अनुनासिक देखो, ये म है, न है, म म न न, यानी क्या है, क च ट त प क। अगर हम अनुनासिक वर्ड से इनका मेल कराते हैं तो ये अपने पांचवें वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। कौन, क। च का अपने, अगर च शब्द आ रहा है यहाँ पर च शब्द आ रहा है तो वो अपने अपने में कन्वर्ट हो जाएगा। त थ द ध न, त का पांचवा वर्ड क्या है, न, तो त का न देखो यहाँ पर त धन मय, तो न आ गया ना, तो तन्मय। उसी प्रकार वाक धनमय, वांगमय, अब अंगा आता है। जगत धननाथ, जगन्नाथ, न आ जाएगा। सत धन मार्ग, सन्मार्ग। तत धनमय, तन्मय। उत धन नायक, उन्नायक। सत धन नारी, सन्नारी। ठीक है, इस बात को आप समझिए और आगे बढ़िए। नियम नंबर 3, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ह्रस्व स्वर जानते हैं आप, अ ई उ री होता है। दीर्घ स्वर उ ए ऐ ओ औ होता है, यह भी आप जानते हैं। ठीक है, इनका मेल अगर छ से होता है, छ से छतरी वाले से मेल अगर होता है
है ना। तो छ से पहले क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, देखो अनुधन छेद। अब अनु में क्या है, छ से पहले क्या बोला है, छ से मेल होने पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का। अब अनु में ऊ देखो क्या है, ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व स्वर है, तो उसका मेल किससे हुआ है, छ से हुआ है। तो छ से पहले क्या आना चाहिए, च आना चाहिए, आधा च। इसलिए क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, वृक्षाया, विच्छेद, स्वच्छंद, आदन छादन आच्छादन, परिधन छेद परिच्छेद। ठीक है, उदाहरण के आधार पर आप इसको समझ गए होंगे, नहीं तो उदाहरण दोबारा पढ़िए। वी ई आ रहा है प्लस छ, छ से पहले स्वर आ रहा है, तो स्वर अगर आ रहा है तो हमें च लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। ये साफ साफ दिख रहा है आपको, ये जो भी च वाले हैं सिंपल सा हमारा छ वाले ये सीधे व्यंजन संधि में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे इतना नहीं पूछेगा कि कौन से नियम के आधार पे हुआ है, वैसे भी आप पता लगा लोगे कि ये छ है, अगर वी प्लस छेद लिखा हुआ है, फिर उसका पूछा कि संधि क्या होगा, तो मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन पूछेगा कि किस संधि का उदाहरण है, तो सिंपल सा आप बता दोगे व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका क्या मिलन हो रहा है, स्वर का व्यंजन से मिलन हो रहा है, तो व्यंजन संधि ही कहलाएगा। स्वर प्लस व्यंजन ही, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, हमेशा व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नियम नंबर 4 व्यंजन संधि का, त संबंधी नियम है। अब त संबंधी नियम के भी 3 नियम हैं, उसके अंतर्गत भी उपनियम जिसे आप कहते हो। तो त में पहला है, अगर त के बाद च छ आता है तो च हो जाएगा, ज झ आता है तो ज हो जाएगा, ट ठ आता है तो ट आ जाएगा, अगर त के बाद ल आता है तो आधा ल आ जाएगा। ये सभी आधा आधा हैं। ठीक है, स्वर रहित हैं, ये ध्यान रखिएगा, हलंत लगा है तो स्वर रहित हैं ये। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है, त के बाद अगर स आता है, त के बाद अगर क्या आता, सलजम वाला स आता है, तो त को च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और श को छ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, त के बाद अगर ह आता है, क्या आता है, त के बाद अगर ह आता है, त को द में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ह को ध में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, उत धन लास। अब देखो त के बाद क्या ल आ रहा है ना, तो आधा ल और जुड़ जाएगा, उल्लास हो जाएगा। सद्धन जन, अब देखो त के बाद ज आ रहा है, तो ज में हमने क्या पढ़ा था, आधा ज, सज्जन। अब उद्धन चारण, उत में उत त के बाद च आ रहा है तो डबल च हो जाएगा, चारण। सद्धन शास्त्र, अब देखो यहाँ पर श शब्द आ रहा है ना, तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका देखो यहाँ पर हमने बोला था त जो है च में और श जो है छ में, तो त जो है, ये त जो है कहाँ गया, ये त जो है च में, आधा च में, और श जो है छ में कन्वर्ट हो गया, तो सद्धन शास्त्र सच्छास्त्र। ठीक है, ये रूल नंबर 2 के हिसाब से है, मतलब 2 के उपनियम 2 के हिसाब से है, और ये उपनियम 3 के हिसाब से है। देखो यहाँ पर उद्धन हरण, तो त का द में कन्वर्ट कर दिए और ह का ध में कन्वर्ट कर दिए, ह का ध में कन्वर्ट कर दिए, उद्धरण हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है, रूल्स एंड क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 हमारा क्या बोलता है, म के बाद, ठीक है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य अथवा अनुस्वार बन जाता है, यानी अंग इया अड़ न म। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, क वर्ग का, उसी वर्ग का नासिक हो जाएगा या फिर अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार बना दो या फिर आपका उसी वर्ग का व्यंजन बना दो, है ना, आखिरी व्यंजन बना दो। अहम धनकार अहंकार, अनुस्वार आ गया। समधनगत संगत, समधनजय संजय, समधन बंध संबंध, समधन कीड़ संकीर्ण, समधन तोष संतोष, समधन घर संघर्ष, समधन जीवन संजीवनी, समधन जीवनी संजीवनी, समधन कल्प संकल्प, किम धन कर किंकर, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन ध्या संध्या, समधन चित संचित, समधन गम संगम, परम तंतु परंतु, समधन चय संचय। तो ये सारी चीजें आपके रूल नंबर 5 से संबंधित हैं। नियम नंबर 6 क्या बोलता है, न का ड़ में परिवर्तन। किसका, न का ड़ में, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे दुर्जन हो गया आपका, अर्जुन, दर्शन, रसना, अर्चना, ठीक है, पर्यटन, ये सभी न का ड़ में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, वो आगे हम देखेंगे। देखिए, यदि री र स, री र और स के बाद न व्यंजन आता है, ठीक है, इन तीनों के बाद अगर न व्यंजन आता है तो उसका ड़ हो जाता है। और क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, इनके बाद भी अगर न व्यंजन आता है तो ड़ हो जाएगा।
लेकिन अगर च ट त प वर्ग, ठीक है, च ट त वर्ग प वर्ग नहीं, च ट त वर्ग स और स का व्यवधान अगर होता है तो न जो है वो ड़ में परिवर्तित नहीं होगा, उसी का ये उदाहरण है, अपवाद है। लेकिन जो परिवर्तित होगा उसमें देख लेते हैं। ये प वर्ग का है, देखो म किस वर्ग का है, प वर्ग का है, तो परिधन मान ये कन्वर्ट हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। कृष धन न कृष्ण परिवर्तित, सोधन अन सोषधन अन शोषण, विषधनु विष्णु, प्रधन मान प्रमाण, पुरधन न पूर्ण, त्रिषधन्ना तृष्णा, भूषधन अन भूषण, रीधन न ऋण, भरधन न भरण, रामधन अयन रामायण, हरधन न हरण, परिधन नय परिणय। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। नियम नंबर 7 क्या बोल रहा है? नियम नंबर 7 बोल रहा है श का स में परिवर्तन। यदि स व्यंजन से पहले अ आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी, बीच में हो गया था गड़बड़, ठीक है। तो कोई भी स्वर आता है तो वहां पर स श में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अनुसरण विस्मरण अनुस्वार ये अपवाद में आ जाएगा। बाकी देखते हैं कि स व्यंजन से पहले अ आ से भिन्न स्वर आ रहा है कि नहीं। ये स व्यंजन है, इससे पहले अ आ से भिन्न आ रहा है, देखिए दीर्घ ह्रस्व ई आया है, तो अभी प्लस सेक अभिषेक, अब देखो स यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। निधन सेद निषेध, विषम निधन सिद्ध निषिद्ध, सुधन सुप्ति सुसुप्ति, अभिधन सिक्त अभिषिक्त अभिषिक्त, अनुसंगी अनुसंगी, सुधन समा सुषमा, ठीक है। देखो यहाँ पर अ आ से भिन्न स्वर आ रहा है तो वहीं पर स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन व्यंजन संधि के थे, जो 7 नियम है, और भी नियम हो सकते हैं, लेकिन मोटी मोटा जो है हमारे 7 नियम है जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इससे संबंधित जो भी है आप उदाहरण देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रश्नों को भी हल करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ऐसे तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत लगाइए, जिससे क्या होगा, दिमाग में बैठेगा कि ये चीज़ क्या रेगुलेशन था, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, है ना। अगर आप अभी पढ़ के 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगाते हो प्रैक्टिस सेट, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, याद नहीं होगा आपका, भूल जाओगे। पढ़ोगे अभी तो समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका है पढ़ो, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आप करो, 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जहाँ से भी मन करे वहाँ लगाओ। आजकल यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे बहुत सारे आपको PDF मिल जाते हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए आसानी रहती है, ठीक है। तो चलिए विसर्ग संधि पे आते हैं। हमारा विसर्ग संधि, पहला नियम क्या है इसमें कि विसर्ग के साथ जब भी च और छ जोड़ेंगे तो वो स में कन्वर्ट हो जाएगा, और विसर्ग के साथ जब भी ट और ठ आएगा तो वो स में कन्वर्ट हो जाएगा, त थ आएगा तो इस प्रकार स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं। अब देखो निधन चल, अब च आया है ना, तो देखो च किसका है, च छ सलजम वाला, तो निश्चल हो गया। निधन चय निश्चय। अब निधन तार, त आ गया, तो त थ हमने क्या पढ़ा था, त थ स निस्तार। निधन छल, अब छ आया है तो ये भी सलजम वाला, निश्चल। निधन ठुर, ट ठ हमने श निष्ठुर, ठीक है। निधन चिंत, च छ आएगा तो सलजम वाला हो जाएगा, निश्चिंत। निधन तेज निस्तेज, नमधन ते नमस्ते, ठीक है। ये बिल्कुल नियम पर आधारित है, जो आपको समझने की आवश्यकता है। सिंपल सा च छ श है ना, ट ठ वाला आप समझिए, त थ वाला पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, दूसरे का पहला नियम, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। विसर्ग प्लस इस प्रकार के तीनों स अगर आते हैं तो विसर्ग यथावत भी रह सकता है और व्यंजन का रूप भी ले सकता है। जैसे कि अब मैंने क्यों बोला कि विसर्ग भी हो सकता है, व्यंजन का भी रूप हो सकता है, देख सकते हैं। दुहधन शासन, अब स आ रहा है ना, तो दुह शासन इस प्रकार भी आप लिख सकते हो और इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, ये दोनों ही चलन में है। निधन संकोच निसंकोच, निधन संतान निसंतान, निधन संग निसंग, निधन संदेह निसंदेह, यानी विसर्ग भी हो सकता है और शब्द का व्यंजन का रूप भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे का सेकंड नियम, विसर्ग प्लस क ख अथवा प फ, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर विसर्ग प्लस क ख आ रहा है, प फ आ रहा है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रजह धन कड़, अब क शब्द आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं, रजह कड़। पय प फ आ गया तो पय पान, ठीक है। अंतःकरण वही होगा, प्रातः काल वही होगा। तो ये नियम है कि विसर्ग के बाद अगर क ख वाला आपको व्यंजन मिल जाता है,
प फ वाला व्यंजन मिल जाता तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम उतार दो। और विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग श में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो निधन कपट, अब निधन कपट क्या हो जाएगा? निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। दुधन कर क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। चतुधन पात क्या हो जाएगा? चतुष्पाद हो जाएगा। निधन पाप क्या हो जाएगा? निष्पाप हो जाएगा। निधन फल क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। दुधन कर्म क्या हो जाएगा? दुष्कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विसर्ग के पहले बोला है ना, तो विसर्ग के पहले क्या है? देखो यहाँ पर ह्रस्व ई है, विसर्ग के पहले क्या है? यहाँ पर इसमें दू में क्या है? ह्रस्व ऊ है। चतु में क्या है? ह्रस्व ऊ है, इसमें ह्रस्व ई है। तो ये विसर्ग के पहले का देखना है, ये विसर्ग के बाद का नहीं देखना है कि क आ रहा है तो सौ में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये विसर्ग के पहले का हमें देखना। पढ़ो, विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग श में कन्वर्ट हो जाता है। अब नी में क्या है? ह्रस्व ई है तो ये विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? श में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा है ना। तो चलिए नेक्स्ट आइए, तीसरा नियम। विसर्ग से पहले अगर अ आ से भिन्न कोई स्वर आता है, विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ग का थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ड या य र ल व ह ये आता है तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए, विसर्ग से पहले की बात कर रहे हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ड का, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड या फिर य र ल व ह ये शब्द आए तो वो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं दुधन उपयोग। अब दू में देखो अ आ से भिन्न स्वर आ रहा है क्योंकि ऊ आ रहा है इसमें, और यहाँ पे भी ऊ आ रहा है स्वर, है ना, बाद भी, तो क्या हो जाएगा? वो आपका र में कन्वर्ट हो जाएगा, र हो गया दुरुपयोग। ठीक है, निधन मल, ये भी वही सेम है, निर्मल हो जाएगा। निधन उपमा, निरुपमा। निधन विघ्न, निर्विघ्न, सेम है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, नियम नंबर 4 हमारा है। अब नियम नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो है वर्ड वो सघोष व्यंजन कहलाता है, और य र ल व ह, य र ल व ह में से कोई वर्ड हो तो अ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आपको ओ में परिवर्तित करने का नियम आपको बताएंगे। अपवाद है, कुछ पुनः धन मिलन पुनर्मिलन हो जाता है, अंत धनगत अंतर्गत अंतरोगत नहीं हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पर मन प्लस योग, ये समझ में नहीं आया ना तो उदाहरण पे आओ, उदाहरण से समझो। मन धन योग, अब देखो क्या बोला है, पहला विसर्ग के पहले अस्वर, मन है, विसर्ग के पहले क्या है? न, न में क्या है? न, हलंत लगाओ तो क्या आ जाएगा? अ शब्द आ जाएगा। आ गया हमारा, विसर्ग के पहले अ आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है? आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन, अ अथवा कोई सघोष व्यंजन। अब यह देखो सघोष व्यंजन तो इसमें नहीं है, यह क्या है? यहां देखो य र ल व ह, इसमें यह आता है आपका। तो विसर्ग के पहले अ स्वर आए और आगे अस्वर अथवा कोई सघोष व्यंजन या आपका य र ल व ह है तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मन है आ गया, य आ गया तो क्या हो जाएगा? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, मनोयोग। वय वृद्ध, वयो वृद्ध। मन धन रथ, मनोरथ। रज धन गुण, रजोगुण। यश धन दा, यशोदा। अध धन गति, अधोगति। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आइए, पांचवा का नियम नंबर पहला क्या बोल रहा है? यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो, विसर्ग के आगे की बात कर रहा है, र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो जाता है। उदाहरण से समझिए। अब कुछ निधन रोग, अब देखो विसर्ग के आगे र है, र है, ये मिल गया, और विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप कर दिया भाई, और उसके पहले का ह्रस्व स्वर, अब नी में देखो क्या है? ह्रस्व स्वर है तो इसको दीर्घ में कन्वर्ट कर देंगे। देखो नी रोग में क्या है? दीर्घ ई आ गया। उसी प्रकार निधन रस, ह्रस्व ई है, दीर्घ ई में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। उसी प्रकार निधन रज, नीरज। निधन रव, नीरव। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखो अतः धन आयो, अब क्या है? उससे पहले क्या आ रहा है? अ स्वर यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद कोई अन्य भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतः हो जाएगा, सिंपल सा। तीसरा क्या बोल रहा है? कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे आप पूरा धनकार, पुरस्कार, भा धनकर, भास्कर, है ना, नमः धनकार, नमस्कार, ये कुछ शब्दों में
विसर्ग का स हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है नियम सब खत्म होता है, और आई होप ये आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चलिए 20 क्वेश्चन हम जो है हमारा वो कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही सिंपल है, करने में आपको और मजा आएगा। कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखो अब थोड़ा पैटर्न बदल दिया है। कौन सा सही संधि विच्छेद सही है? महर्षि, महाधन, अर्षि, गलत है, पढ़ा था ना आपने। महाविद्यालय, ये भी गलत है। व्याकुल, ये भी गलत है। मध्वरी, मधुधन, अरि, ये बिल्कुल सही है। वह देखो शब्द आ रहा है य, व, र, ये पढ़ा था आपने किसमें? यड़ संधि में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसमें देखिए मध्वरी, उ प्लस अ बन रहा था, उ प्लस अ में हमने क्या पढ़ा था? व पढ़ा था। ई और दीर्घ ई का यह पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पर मध्वरी, ये बिल्कुल हमारा सही है, डी इज द राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? महर्षि, महाधन, ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन, ऋषि। और यह महाविद्यालय, आलय शब्द यहाँ पे आएगा। पुस्तक धन आलय है ना, तो पुस्तकालय, तो ये दीर्घ संधि का है, तो ये आलय शब्द आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और व्याकुल, व्याकुल में क्या हो जाएगा? व्याकुल में आपका हो जाएगा यहाँ पर य में कन्वर्ट हुआ है ना ये, तो य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कौन सा? यड़ संधि का हो जाएगा, ई आ जाएगा, तो विधन आकुल हो जाएगा। विधन आकुल हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ई जो है आपका यह में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, तो विधन आकुल जो है हमारा बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। जब प्रथम वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी? व्यंजन स्वर मैंने बताया था, व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, क्या होगा? व्यंजन संधि होगा, तो व्यंजन संधि इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। अयादि विसर्ग स्वर संधि तो आप सभी जानते हैं, अव, आव, आए, अय, आए, है ना, ये सभी अयादि संधि का है। नेक्स्ट आइए। महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या होगा? आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, पढ़ा था हमने, क्या होगा? अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, पढ़ा था ना। अय और अव वृद्धि संधि का, महोजस्वी, क्या हो जाएगा? महोजस्वी, महोजस्वी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? नद्यागम। अब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इस तरह भी लिख सकते हैं नद्यागम, तो समझ में आ जाएगा कि इसमें न दिया हुआ है, तो नदी धन आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी धन आगम। और फिर यहां पर आपका ई, दीर्घ ई प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर य हो जाएगा, तो वही य यहाँ पर आ जाएगा, इसी को नद्यागम आप कहेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो सी हमारा जो है बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? कौन सा नहीं है? हल संधि कहां से आ गया भाई? वृद्धि, दीर्घ, गुण संधि पता है आपको, हल संधि कहां से आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 6, अभिष्ट, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद बताइए। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, बताइए कौन सा इसमें से सही होगा? बिल्कुल सही, अभिधन इष्ट। क्या हो जाएगा? अभिधन इष्ट जो है यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि का उदाहरण है ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर क्या होता है? दीर्घ ई, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, अभिष्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? अनादि, ये कहां से आ गया? ये स्वर संधि का भेद नहीं है। वृद्धि, दीर्घ, गुड़, अयादि, यड़, ये सभी क्या है? स्वर संधि के भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। आगे क्वेश्चन और अच्छे होंगे। नद्यागम, ये तो आपने देख ही लिया, नदी धन आगम, ठीक है, कई बार पूछ चुका, वन रक्षक के मेंस के एग्जाम में ये पूछा था। देखिए, मनधन अनुकूल, मनधन अनुकूल, अब विसर्ग है पढ़ा है आपने, विसर्ग से पहले अ है ना, तो क्या हो जाएगा? ओ शब्द आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मनोनुकूल इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। विसर्ग संधि का उदाहरण है, आप नियम के हिसाब से स्वल्प, अब देखो मैंने बताया था कि स्वल्प और स्वागत ये आएगा जरूर, है ना, तो हमने वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? उ प्लस आ, सुधन अल्प, क्या हो जाएगा? सुधन अल्प जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। महर्षि, ये देखो मैंने बोला था आएगा,
अर्सी, अर शब्द आ रहा है ना, तो अर क्या होगा, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। धरेश, धराधन अश, धराधन ईस, धराधन ईस या धरधन ईस, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए, बिल्कुल सही, धराधन ईस हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, आ प्लस ई क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ठीक है, आ के साथ अगर ई दीर्घ ई आता है तो वो अय में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो धरेश इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद बताइए। सतधन भावना, क्या पढ़ा था हमने, सतधन भावना। अब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, त थ द, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपने, त थ, क्योंकि प फ ब भ चौथा चौथा वर्ड आ रहा है ना, तो हमने पढ़ा था कि जब भी त के बाद चौथा वर्ड आए तो वो त जो है अपने तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी त थ द में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सद्भावना का सद्भावना हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा 13 का बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दुस्शासन। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल विसर्ग संधि का है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्यंजन भी हो जाता है, विसर्ग का लोप भी हो सकता है। तो 14 क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, दुअधन शासन, दुस्शासन विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पत्रधन आलय, तब पत्रालय होगा। मृधन आसन, तब मरणासन होगा। वीरधन अंगना, नहीं। यथाधन आर्थ, नहीं। क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही, वीरधन अंगना जो है वीरांगना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर यथाधन अर्थ होगा, ये अर्थ नहीं अर्थ होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। बाकी सब तो आलय आसन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 16, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या हो जाएगा, सद्धनर्थी, सधन अत्यार्थी, सत्यधनर्थी, सताधनर्थी। अभी देखो यह है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जड़ संधि में आ जाएगा आपका जो है य व र कर दोगे आप, नहीं नहीं नहीं। इसमें आप देखो आ शब्द आ रहा है, सत्यधन अर्थी, अ प्लस अ मिलकर क्या हो जा रहा है, दीर्घ संधि बना रहे हैं, आ, सत्यार्थी। ठीक है, सत्यधन अर्थी, सत्यार्थी। ओके, इतने सारे आप बोलोगे कैसे सर इसको कैटेगराइज कैसे कराया जाए, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे, उतना आपको कंफर्म होता चला जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 17, निर्जल में कौन सी संधि है, निर्जल, मैंने बताया था ना, बताइए, निधन जल, क्या हो जाएगा, निधन जल। और मैंने बताया था ये र में कन्वर्ट हो जाता है ना, विसर्ग संधि के अंतर्गत, तो विसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 18, एक का एक, एक का एक तो आप बता ही दोगे, क्यों नहीं बताओगे, अय शब्द आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, क प्लस, नहीं क नहीं, अ प्लस ए मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ए, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक, एक का एक, पता है ना आपको, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तपोबल, यशोदंदा, व्याधन आकुल, महाधन विद्या, महधन विद्यालय, महा होता है और ये वी होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यशोदा, यशोदंदा, यशोदा, पता है, पढ़ाया था आपको विसर्ग वाले में। तपहदन बल नहीं होता, तपहदन बल होता है, तब तपोबल होता है, तपहदन बल, पता है ना, ओ शब्द आ जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आखिरी, आज के लिए आखिरी है, लेकिन संधि के अभी 80 प्रश्न और हैं आपके, वो भी कराए जाएंगे नेक्स्ट 2 पार्ट में। ठीक है, संकर शब्द का संधि विच्छेद। अब संकर में हमने पढ़ा था ना, सम म, क्या हो जाएगा, समधन कर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, समधन कर, दिस इज द राइट आंसर। ओके, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये आपका, है ना। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो और बेहद बेसिक तरीके से आपको बताया गया है। और अगर बाई चांस जिन लोगों को भी समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक, कोई भी संधि अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई नियम समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब आप सीरियस हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसके बारे में कमेंट करिए। जो टॉपिक पसंद नहीं आता है उसके बारे में कमेंट करिए, मैं अगले सेशन में उस टॉपिक को बता दूंगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, ताकि आप स्पेसिफिक बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया, तभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन अगले सेशन में और उदाहरण के साथ कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।